इसका क्या करोगी? मैंने कल्पना की तरफ इशारा किया। ज़ाहिर है हम इसे यहाँ नहीं छोड़ सकते, ये हमारे साथ जाएगी, सीता ने जवाब दिया। हालात कुछ बेहतर सूरत इख्तियार कर गए तो इसे किसी महफूज मुकाम पर पहुँचा दिया जाएगा, जहाँ ये राक्षस इसे कोई नुकसान न पहुँचा सकें। बातें करते हुए वो बैग में कपड़े भी रखती जा रही थी। यहाँ से निकल कर कहाँ जाएंगे? कोई महफूज जगह? मैंने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। यूँ तो हमारे लिए जैसलमेर में बहुत सी पनाहगाहें हैं, लेकिन फौरी तौर पर सिलावट पाड़े वाला मकान हमारे लिए ज़्यादा महफूज रहेगा, सीता ने जवाब दिया। सिलावट पाड़ा? मैंने उलझी हुई नज़रों से उसकी तरफ देखा। शहर के एक मोहल्ले का नाम है, इसके बारे में तफसील बाद में बताऊंगी, सीता ने कहा और अपने काम में मसरूफ़ रही। कल्पना को भी पता चल गया था कि हम यहाँ से जाने वाले हैं। वो भी ज़हनी तौर पर हमारे साथ जाने को तैयार थी। हमारी तैयारी मुकम्मल हो गई। हम दिन की रोशनी तुलू होने का इंतज़ार करने लगे। मुँह अंधेरे निकलना मुनासिब नहीं था। किसी की नज़रों में आए तो हम पर किसी किस्म का शुबा किया जा सकता था। मैं पिस्तौल हाथ में लिए हॉल कमरे में बरामदे वाले दरवाजे के आन सामने बैठा हुआ था। गंगू के फरार के बाद मेरे ख्याल में किसी भी लम्हा कुछ भी हो सकता था और मैं गैर मोहतात नहीं रहना चाहता था। दिन की रोशनी फैलने लगी। हवेली के सामने सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियों की आवाज़ें भी सुनाई देने लगीं। घरों में दूध सप्लाई करने वालों की साइकिलों पर लगे हुए दूध के डब्बों की खड़खड़ाहट की आवाज़ भी सुनाई देने लगी। 35 लाख की आबादी का शहर गोल्डन सिटी जैसलमेर अपनी तारीख की एक नई आगाज़ कर रहा था। मेरे जहन में जन्म लेने वाले खदशात कम अज़ कम इस वक्त तक बेबुनियाद साबित हुए थे। गंगू ने ना तो पुलिस को इतला दी थी और शायद ना ही ठाकर बलबीर सिंह से रब्ता किया था। उसके अपने हाथों एक कत्ल हो चुका था और शायद वो अपने आप को बचाने के लिए किसी पनाहगाह में छुप गया था। सूरत हाल अगरचे अभी तक पुरसुकून और हमारे हक में थी, लेकिन मैं गैर मोहतात नहीं रहना चाहता था। बाहर से आने वाली हर आवाज़ पर मैं होशियार हो जाता। मामला सिर्फ गंगू का नहीं था। भारतीय फौज का एक जिम्मेदार ऑफिसर कैप्टन गोपाल सिंह भी इस हवेली के ज़मीन में दफन था। गुज़श्ता रात उसे मैं ऑफिसर में से बुला कर लाई थी और फिर उसे वापस जाना नसीब नहीं हुआ था। कैप्टन गोपाल अक्सर व बेशतर आवारा औरतों के साथ दादे आयश देने के लिए इस हवेली में आता रहता था। उसके साथ उसके दोस्त भी होते थे और जाहिर है वो भी फौजी ऑफिसर ही थे। गुज़श्ता रात कैप्टन गोपाल की गैर हाजिरी से शायद वो यही समझे होंगे कि गोपाल किसी औरत को लेकर हवेली में आया हुआ है। आज सुबह इसकी वापसी का इंतज़ार होगा और जब वो अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंचेगा तो इसके अफसरों को तशवीश होगी। इसके दोस्तों से पूछा जाएगा और फिर उसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए इस हवेली का रुख किया जाएगा। और अगर कोई फौजी ऑफिसर हमारी मौजूदगी में यहाँ तक पहुँच गया तो हमारे लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। मैंने सीता के सामने भी अपने इस खदशे का इजहार किया। तुम्हारी सोच गलत नहीं है, सीता ने जवाब दिया, लेकिन मेरा ख्याल है वो लोग गोपाल के बारे में पहले छावनी ही में पता लगाने की कोशिश करेंगे। छावनी में बाज़ फौजी अफसरों के बंगले भी अयाशी के अड्डे बने हुए हैं। पहले वो इस तरफ पता लगाएंगे। अगर किसी को हवेली का ख्याल आ भी गया तो दोपहर से पहले यहाँ कोई नहीं आएगा और जाहिर है हम उस वक्त तक यहाँ नहीं होंगे। ये 20-25 मिनट पहले की बात थी। सीता कुछ देर मेरे पास बैठी खिड़की से बैरूनी गेट को देखती रही, फिर उठकर अपने कमरे की तरफ चली गई। मैं कुर्सी पर बैठा बाहर देखते हुए यही सब कुछ सोचता रहा। फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा। कल्पना एक सोफे पर आड़ी तिरछी पड़ी ऊँग रही थी और सीता किचन में थी। मैं एक बार फिर गेट की तरफ देखने लगा। मज़ीद 15 मिनट बाद सीता की आवाज़ सुनकर पीछे मुड़ा। वो सेंटर टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। उसने कल्पना को आवाज़ दी तो वो भी हड़बड़ा कर उठ गई। ये उस हवेली में हमारा आखिरी नाश्ता था। जहन मुंतशिर होने के बावजूद मैंने सैर होकर नाश्ता किया। अलबत्ता चाय की तलब बाकी रही। सीता ने चाय कहीं और पीने का प्रोग्राम बनाया था। उस वक्त 8 बज रहे थे। शहर में कारोबार हयात के हंगामे शुरू हो चुके थे और सीता के ख्याल में अब ज़्यादा देर करना मुनासिब नहीं था। उसने इशारा किया और हम रवानगी के लिए तैयार हो गए। सीता ने तमाम कमरों की बत्तियां बुझा दी। मैं बैग उठाकर बरामदे में आ गया। उस एक बैग में हम तीनों के कपड़े थे। सीता ने बरामदे वाला दरवाज़ा भी बंद कर दिया और हम बरामदे से निकलकर गेट की तरफ चलने लगे। सीता ने पहले फाटक का जेली दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका और फिर हमें इशारा करती हुई बाहर निकल गई। पहले कल्पना और फिर मैं गेट से बाहर आए। सामने खुशादा सड़क पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त जारी थी, लेकिन रिहायशी इलाका होने की वजह से यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा नहीं थी। हम हवेली से निकलकर दाएं तरफ चलने लगे। सीता और कल्पना आगे थी। मैं बैग कांधे पर लादे किसी मजदूर की तरह उनसे चंद कदम पीछे चल रहा था। सीता और कल्पना ने एक ही जैसे लिबास पहन रखे थे। घुटनों से ऊपर मिनी स्कर्ट की तरह ऊंचे घाघरे और ऊपर मुख्तसर सी चोलियाँ। ये बड़ा अजीब सा लिबास था। कपड़ा चोली के सिर्फ सामने वाले हिस्से पर था, जिससे सीने का कुछ हिस्सा ढका हुआ था, जबकि पुश्त पर बारीक डोरियों की बंदिश थी। दोनों की पुश्त बिल्कुल बरहना थी, लेकिन हवेली से बाहर निकलने से पहले उन दोनों ने चीज़ें ओढ़नी थी।
उनसे न सिर्फ पुश्त ढक गई थी बल्कि उन दोनों ने सामने इस तरह घूंघट निकाल लिए थे कि चेहरे भी छुप गए। मेरी नज़रें बार बार उन दोनों की पिंडलियों की तरफ जा रही थीं। कल्पना अगरचे दुबली सी थी लेकिन उसकी पिंडलियाँ गुदाज और भरी भरी सी थीं। सीता की पिंडलियाँ तो इससे भी ज़्यादा गजबनाक थीं। हमारे करीब से अगरचे एक दो खाली टैक्सियाँ और ऑटो रिक्शे भी गुजरे लेकिन सीता ने किसी को नहीं रोका। सुबह के वक्त चूँकि लोग अपने काम धंधों पर जाते हैं इसलिए रिक्शे और टैक्सियाँ वाले भी सवारियाँ मिल जाने की उम्मीद पर ऐसे इलाकों में घूमते रहते हैं। तकरीबन 50 गज आगे जाकर हम बाएं तरफ एक और सड़क पर मुड़ गए। इस तरफ तकरीबन 50 गज मजीद आगे एक छोटी मार्केट थी। इस तरफ सामने से आते हुए एक रिक्शे की रफ्तार हमारे करीब पहुंचकर सुस्त हो गई। सीता ने इशारा किया तो रिक्शा रुक गया। हम तीनों आसानी से ऑटो रिक्शे में बैठ गए। बैग भी पैरों के करीब रख लिया था। सीता ने ड्राइवर को रेलवे स्टेशन चलने को कहा तो रिक्शा फौरन ही हरकत में आ गया। रेलवे स्टेशन के सामने इस वक्त खासा रश था। जयपुर से आने वाली ट्रेन इस वक्त वहां पहुंची थी और 15-20 मिनट बाद बीकानेर की तरफ एक ट्रेन रवाना होने वाली थी। रिक्शा छोड़कर हम रेलवे स्टेशन की तरफ चलने लगे लेकिन जाहिर है हमें ट्रेन पर सफ़र नहीं करना था, इसलिए स्टेशन में दाखिल होने की बजाय एक जगह रुक गए। यहाँ जयपुर से आने वाली ट्रेन से उतरने वाले बहुत से मुसाफिर जमा थे। सामान भी बिखरा हुआ था। रिक्शा टैक्सियों के ड्राइवरों और बग्गियों के कोचवान भी इन्हें परेशान कर रहे थे। सिर्फ 2 मिनट रुकने के बाद हम एक ऑटो रिक्शे पर सवार हो गए। सीता ने इस मरतबा ड्राइवर को सलावटपाड़ा चलने को कहा। रिक्शा फौरन ही हरकत में आ गया। सलावटपाड़ा शहर की गुंजान आबादी वाला इलाका था। हम एक जगह रिक्शे से उतर गए और तंग सी गलियों में पैदल चलने लगे। इस मरतबा मैं दरमियान में था, सीता मेरे दाएं और कल्पना बाएं तरफ थी। हम जिस गली में चल रहे थे वो काफ़ी कुशादत है। दोनों तरफ दुकानें और ऊपर रिहायशी मकानात थे। गली का फर्श पत्थरों से बना हुआ था और चलने में बड़ा मज़ा आ रहा था। आसपास के मकान सलावट तर्ज तामीर का हसीन शाहकार थे। दरवाज़ों के साथ दीवारों और बालकोनियों पर पत्थरों पर बहुत हसीन और बारीक मीनाक्षी का काम था। मुझे देखकर वाकई हैरत हुई थी। यह सलावटपाड़ा था जहाँ आबादी की अक्सरियत सलावटों पर मुश्तमिल थी। इसके अलावा इस इलाके में महबूल, सिपाही, बंजारे, छिपा और चौड़ीगर ज़ात के लोग भी बकसरत आबाद थे। सीता चलते चलते मुझे मुख्तसर तौर पर सलावटों के बारे में बता रही थी। पत्थरों पर बारीक और नहायत खूबसूरत नक्शो निगार बनाने वाली ये हुनरमंद कौम सदियों से यहाँ आबाद है। गोल्डन सिटी यानी जैसलमेर के पीले पत्थरों से बने हुए महल्लात और हवेलियों पर नक्शो निगार और संग तराशी इनके फ़न का मुँह बोलता सबूत है। राजस्थान के अलावा हिंदुस्तान के बेशतर मंदिरों की दीवारों और सुतूनों पर नाजुक और हसीन नक्शो निगार भी इन्हीं सलावटों की महारत और मेहनत की मरहून मिन्नत है। अंग्रेज़ों ने जब हिंदुस्तान पर कब्जा किया तो जैसलमेर के सलावटों ने सिंध की तरफ नकल मकानी शुरू कर दी। ये लोग पहले हैदराबाद में आबाद हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद ये लोग कराची का रुख करने लगे। पत्थरों पर नाजुक नक्शो निगार उभारने वाली इन सलावटों का एक मखसूस अंदाज है। इनके हाथों में कमाल की सफाई है। छेनी को एक ख़ास अंदाज में पत्थर पर रखा जाता है और हथौड़े की नाजुक ज़रबों से पत्थर पर नाजुक और खूबसूरत नक्श उभरने लगते हैं। हम एक और कुशादा गली में निकल आए। यहाँ भी रहायशी मकान थे जो इलाके के दूसरे मकानों से खासे बड़े थे। यह खालिस रहायशी इलाका था। दुकानें इक्का दुक्का ही थी। हम तकरीबन 100 गज का फासला तय करके इस सड़क से एक और कुशादा और पथरीली गली में मुड़ गए। मुझे हैरत थी कि सीता ने मील 1.5 मील दूर रिक्शा क्यों छोड़ दिया था, जबकि इन कुशादा गलियों में गाड़ियों की आमदरफ जारी थी और हमारा रिक्शा भी आसानी से इस तरफ आ सकता था। लेकिन ज़रा सोचने के बाद अपने इस सवाल का जवाब भी खुद ही मिल गया। सीता खासी मुख्तात वाक़ई हुई थी। हवेली से निकलकर हम रिक्शा या टैक्सी में बैठकर सीधे यहाँ आ सकते थे, लेकिन माज इस ख्याल से कि रिक्शा या टैक्सी के ज़रिए हमारा मंजिल का पता न लगाया जा सके, हम पहले रेलवे स्टेशन गए थे, फिर दूसरे रिक्शे में बैठकर सलावटपाड़ा आए थे और रिक्शा छोड़कर पैदल ही इन गलियों में घूम रहे थे। लेकिन इस मरतबा हमें ज़्यादा नहीं चलना पड़ा। इस पथरीली गली में तकरीबन 20 गज आगे सीता एक मकान के सामने रुक गई। मकान का लकड़ी का दरवाज़ा खासा ऊंचा और इतना चौड़ा था कि कार आसानी से अंदर दाखिल हो सकती थी। आबनूसी रंगत की लकड़ी का मेहराबी दरवाज़ा खासा भारी लगता था। इस पर भी संग तराशी की तरह दीदा जेब नक्शो निगार बने हुए थे। दरवाजे के दोनों तरफ दीवारों के साथ पत्थर की एक चौकी बनी हुई थी। चौकी पर एक आदमी आसानी से बैठ सकता था। इन चौकियों के साथ ही दीवारों के साथ आराइशी सुतून बने हुए थे जिन पर हनुमान और देवी देवताओं की मूर्तियां खुंदा थीं। दीवारों पर भी नीचे से ऊपर तक नाजुक और खूबसूरत नक्शो निगार बने हुए थे। दरवाजे के ऐन ऊपर जहां मेहराब था, एक बड़ा ताकचा बना हुआ था जिसमें विष्णु की मूर्ति रखी हुई थी। सीता ने कॉल बेल का बटन दबा दिया। मैंने बैग कांधे से उतार कर दीवार के साथ चौकी पर रख दिया। गली में लोगों की आमदरफ थी, लेकिन कोई ख़ास तौर पर हमारी तरफ मुतवज्जा नहीं था।
तकरीबन 2 मिनट बाद भारी दरवाज़ा खुला और एक अधेड़ उम्र औरत की सूरत दिखाई दी। इत्तफाक से इस वक्त मैं और कल्पना सामने थे। वो औरत उलझी हुई नज़रों से बारी बारी हमारी तरफ देखने लगी। किससे मिलना है आपको? औरत ने मेरी तरफ देखते हुए शाइस्ता लहजे में पूछा। अरे मैं हूँ दुर्गा, दरवाज़ा पूरी तरह खोलूँ, हमें अंदर तो आने दो, फिर पूछना किसको मिलना है। सीता की आवाज़ सुनकर दुर्गा नामी इस औरत ने मजीद आगे होकर दरवाजे से बाहर झांका और सीता को देखकर उछल पड़ी। सीता देवी आप? उसके लहजे में हैरत थी। मैं बड़ी अभाग्या हूँ कि तुम्हारे दर्शन हुए। आओ अंदर आओ, आप भी पधारिए महाराज, अंदर आइए। इसने बात करते हुए हम तीनों को प्रणाम भी किया। मैंने पहले सीता और कल्पना को अंदर दाखिल होने का मौका दिया, फिर बैग उठाकर खुद भी अंदर दाखिल हो गया। दुर्गा ने दरवाज़ा बंद कर दिया। सीता को देखकर वो खिली जा रही थी। लगता था सीता के आने से उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। मैं इधर उधर देखने लगा। बाहर से मामूली नजर आने वाला ये मकान अंदर से किसी हवेली की तरह बहुत शानदार और बहुत बड़ा था। दरवाजे से आगे एक कुशादा और पुख्ता रविश थी जो सामने इमारत के पोर्टिको तक चली गई थी। पुख्ता रविश के दोनों तरफ सरसब्ज लॉन थे जिनके किनारों पर फूलदार पौधों की क्यारियां थीं। एक तरफ का लॉन निस्बतन बड़ा था और उसके अनवस्त में फुआरा भी लगा हुआ था, जिसके अतराफ में 3 जगहों पर बांस की खिंचियों की आरामदेह बेंच बने हुए थे। हर बेंच पर 2 आदमी आसानी से बैठ सकते थे। दूसरे लॉन में भी 3 बेंच रखे हुए थे। दोनों लॉन्स के अतराफ में नारियल के ऊंचे दरख्तों की कतारें थीं। एक दीवार के साथ आहिनी जाली का एक बहुत बड़ा पिंजरा था जिसमें 2 मोर टहल रहे थे। मैंने पहली नज़र में अंदाज़ा लगा लिया कि गुंजान आबादी में होने के बावजूद यह हवेली अलग थलग सी लगती थी। दाएं बाएं फसील नुमा दीवारें खासी ऊंची थीं और इन अतराफ के मकान उनके पीछे छुप कर रह गए थे। हवेली की इमारत 2 मंजिला थी। उसके पीछे भी कोई मकान नज़र नहीं आ रहा था, जिससे बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि इस हवेली के अतराफ में तमाम मकान छोटे थे। हवेली की 2 मंजिला इमारत बहुत खूबसूरत थी। ऊपर की मंजिल पर कई खूबसूरत मेहराबें और बालकोनियाँ थीं। सबसे ऊपर एक बहुत बड़ी और खूबसूरत छतरी बनी हुई थी। पधारिए महाराज, आप रुक क्यों गए? दुर्गा की आवाज़ सुनकर मैं चौंक गया। इसकी तरफ देखते ही मेरे होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। मैंने बैग उठाया और उसके पीछे पीछे चलने लगा। वसी और इस पोर्टिको में नीले रंग की एक पुरानी सी कार खड़ी थी। ये पुरानी कार इस शानदार हवेली से बिल्कुल लगा नहीं खाती थी। पोर्टिको के साथ बरामदे तक पहुंचने के लिए 3 कुशादा सीढ़ियां चढ़ना पड़ी थीं। सीढ़ियां और वसी और इस बरामदे का फर्श दूधिया मार्बल का था। बरामदे के सतूनों पर भी मार्बल लगा हुआ था। बरामदे के किनारे पर पौधों के गमले रखे हुए थे। हर सतून के साथ रखे हुए गमले में बेलें उगी हुई थीं। उनकी पत्तियां चावल के दानों की तरह गोल, मुलायम और किसी कदर लंबी थीं और ये बेलें ऊपर तक सतून के साथ लिपटी हुई थीं। मार्बल सिर्फ इस बरामदे ही में नजर आ रहा था, बाकी इमारत पीले पत्थरों से बनी हुई थी। मैंने शहर में अब तक जितनी भी इमारतें देखी थीं सबसे पहले पत्थरों से तामीर की गई थीं। सीता ने बताया कि शहर के गिरदोनवा में पहाड़ियाँ पीले पत्थरों ही की थीं और शहर की तामीर के लिए पत्थर वहीं से लाए जाते थे। रेगिस्तान में पाए जाने वाली पहाड़ियों के पीले पत्थरों की एक खासियत ये थी कि उनमें सोने की तरह चमक थी और ये चमक कभी मान नहीं पड़ती थी और गालिबन इसी वजह से इस शहर को गोल्डन सिटी कहा जाता था। बरामदे के दरवाजे से आगे 8 फीट चौड़ा और 10 फीट एक लंबा कमरा था। उसके अंदरूनी दरवाजे की दूसरी तरफ एक वसी लॉबी या हॉल था। एक कमरा दाएं तरफ था और 2 बाएं तरफ। दाएं तरफ वाला कमरा हॉल ही की तरह बहुत लंबा चौड़ा था जिसमें दरमियाने दर्जे का फर्नीचर सजा हुआ था। उसके साथ एक और दरवाज़ा था और उसकी तरफ गालिबन किचन था। बाएं तरफ भी दरअसल वही दरवाजे थे। एक तो बेडरूम था, दूसरे दरवाजे से आगे कुशादा राहदरी थी, उसमें भी आमने सामने एक कमरा था। ये दोनों कमरे भी बेडरूम्स थे और सामने बाथरूम का दरवाज़ा था। लॉबी के आखिर में ऊपर जाने के लिए लकड़ी का कुशादा और बल खाता हुआ गोल जीना था। जीने के साथ सामने वाली दीवार के आगे हिस्से में बड़े बड़े शीशे लगे हुए थे और बाकी आधे हिस्से में बारीक जाली थी। इस तरफ से ताज़ा हवा और रोशनी अंदर आ रही थी। उस लॉबी में भी एक अलग कारपेट बिछा हुआ था और आमने सामने वाली दीवारों के साथ जरा हल्के किस्म के मगर आरामदेह सोफे लगे हुए थे। मैंने बैग करीबी सोफे पर रख दिया। ऊपर आ जाओ, वहीं चलकर बैठेंगे, सीता ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैंने दोबारा बैग उठाना चाहा तो सीता के इशारे पर मैंने बैग से हाथ हटा लिया। मैं और कल्पना सीता के साथ गोल जीने पर चढ़ते हुए ऊपर आ गए। ऊपर का नक्शा भी वैसे ही था, फर्क सिर्फ इतना था कि यहाँ बरामदे की छत पर भी एक कमरा बना हुआ था और उससे आगे पोर्टिको की छत पर दबीज घास उगी हुई थी और किनारों पर फूलों के गमले रखे हुए थे। जीने के इख्तिताम पर सामने वसी और इस लॉबी थी। मजीद ऊपर जाने के लिए दीवार के साथ मार्बल की सीढ़ियाँ थीं। हम जीने
के सामने लॉबी में से होते हुए बाईं तरफ वाले हॉल कमरे में दाखिल हो गए। नीचे वाला हॉल कमरा तो ड्राइंग रूम के तौर पर रास्ता था, जबकि ये वसी और इस कमरा बेडरूम का मंजर पेश कर रहा था। इस ख्वाबगाह को देखकर मेरी आंखें मारे हैरत के खुली की खुली रह गईं। वस्त में एक बहुत बड़ा गोल बेड था, जिस पर हल्के गुलाबी रंग की रेशमी चादर बिछी हुई थी। बेड के एक साइड पर टेक बनी हुई थी, जिसके साथ खूबसूरत तकिए रखे हुए थे। इन तकियों ही से अंदाज़ा होता था कि इस गोल बेड पर किस तरफ सर होना चाहिए और किस तरफ पैर। एक तरफ बहुत कीमती और आरामदेह सोफ़ा भी आरास्ता था, जबकि एक दीवार के करीब सरकंडे से बने हुए मूड़े भी रखे हुए थे। बेड की पिछली तरफ एक शानदार बार काउंटर बना हुआ था, जिसकी पिछली तरफ दीवार के साथ शीशे की लंबी चौड़ी अलमारी थी, जिसमें लातादाद खूबसूरत गिलास और जाम आरास्ता थे, लेकिन शराब की कोई बोतल कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। खिड़कियां भी महराबी और काफ़ी कुशादा थीं, जिनके सामने हरे रंग के दबीज पर्दे पड़े हुए थे। इस कमरे में दाखिल होने के बाद सीता ने आमने सामने की दीवारों पर सिर्फ 2 बत्तियां जलाई थीं। बल्बों के सामने शेड लगे हुए थे और लगता था कि रोशनी दीवारों से फूट रही है। माहौल बड़ा ख्वाब आगीन सा लग रहा था। छत पर 3 फानूस भी टंगे हुए थे। दरमियान वाला फानूस बड़ा था और दाएं बाएं वाले निस्बतन छोटे, लेकिन सीता ने इनमें से कोई फानूस जलाने की ज़रूरत नहीं समझी थी। सीता बेड पर ढेर हो गई। मैं सोफ़े पर बैठ गया तो कल्पना भी मेरे करीब ही दूसरे सोफ़े पर टिक गई। इसकी आंखों में शदीद उलझन थी और अंदाज में झिझक नुमाया थी। मैंने सीता की तरफ देखा। वो पुश्त के बल चित लेटी हुई गहरे गहरे सांस ले रही थी। उसके सीने का जीरो बम बहुत ही क़यामत ढा रहा था। मिनी स्कर्ट नुमा घाघरा अभी कुछ सिमट गया था। मेरा सांस तेज़ होने लगा। मैं सोफे से उठकर खिड़की के सामने खड़ा हो गया। पर्दा हटाकर खिड़की खोल दी और ताज़ा हवा में गहरे गहरे सांस लेने लगा। इस खिड़की से सरसब्ज़ लॉन का खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा था। मुझे वहाँ खड़े हुए चंद मिनट से ज़्यादा नहीं गुजरे थे कि पीछे से एक आवाज़ सुनकर मैं मुड़ गया। वो दुर्गा थी जो दरवाजे में खड़ी सीता से पूछ रही थी कि हम लोग चाय पियेंगे या कुछ ठंडा लेना पसंद करेंगे। चाय ही चलेगी दुर्गा देवी, सीता ने उठते हुए जवाब दिया। टेलीफोन कहाँ है? उसने पूछा। टेलीफोन तो नीचे है। कहो तो ऊपर ला दूं? दुर्गा ने पूछा। हाँ ऊपर ला दो और चाय भी ऊपर ही ले आना, सीता ने कहा। दुर्गा चली गई। सीता उठकर मेरे करीब आ गई। चतवंत सिंह को सूरत हाल से आगाह करना बहुत ज़रूरी है, उसने मेरी तरफ देखे बगैर कहा। ऐसा ना हो कि वो बेखबरी में किसी मुसीबत में फंस जाए। तुम्हारे इत्मीनान पर मुझे हैरत हो रही है, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। उस हवेली में हम अपने बहुत से निशानात छोड़ कर आए हैं, जिनसे जैसलमेर में तुम्हारी मौजूदगी का पता लगाया जा सकता है, और जब तुम्हारी तलाश शुरू होगी तो शायद ये जगह भी महफूज न रहे। तुम इसकी चिंता मत करो, सीता ने मुस्कुराकर जवाब दिया। ये जगह हर लिहाज से महफूज है। अगर जैसलमेर में मेरी मौजूदगी का राज खुल गया तो कोई सोच भी नहीं सकता कि मैं इस हवेली में आ सकती हूँ। मुझे सीता के सुकून और इत्मीनान पर वाकई हैरत थी। इसने मुझे बताया था कि वो इंडियन इंटेलिजेंस रॉ के लिए काम करती है और मुझे पकड़ने के लिए रॉ की ही एक मंसूबे के तहत कश्मीर गई थी, लेकिन मुझे देखकर उसकी नीयत बदल गई। कश्मीरी मुसलमानों पर हिंदू फौजियों की ज़्यादतियों को देखकर वो अपनों से मुतनफ़र हो गई थी। उसके सीने में पहले ही एक चिंगारी सुलग रही थी, इंतकाम की आग। गोपाल सिंह के हाथों अपनी इज्जत लुटने के बाद उसने इस चिंगारी को बुझाने नहीं दिया था, और फिर कश्मीर में सब कुछ देखकर ये चिंगारी भड़क उठी। डोडवा में अपनी मामा की बस्ती के करीब गार के सामने, जहाँ मैं पनाह लिए हुए था, 2 हिंदू फौजियों ने जब उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की तो ये शोला ज्वाला बन गई, और गालबन उसी वक्त इसने तय कर लिया था कि हिंदू फौजियों के खिलाफ अपनी जंग शुरू कर देगी। जम्मू के करीब मानसर झील के किनारे हिंदू फौजी अफसरों के कत्लेआम में हमारा साथ देकर उसने ये साबित कर दिया था कि वो वाकई इन भेड़ियों को इनकी खूनखारी का मजा चखाना चाहती है। लेकिन वो मुझे मैदान जंग से निकाल लाई। वो मेरी रक्षा चाहती थी, मुझे बचाना चाहती थी। इसके साथ ही वो अपने कज़न गोपाल से भी अपनी तौहीन का बदला लेना चाहती थी। उसकी वापसी चोरी छुपे हुई थी। उसने किसी को अपने बारे में इतला नहीं दी थी, किसी को हवा भी नहीं लगने दी थी कि वो मुझे अपने साथ लेकर वापस आ रही है। लेकिन जब हनुमानगढ़ के गेस्ट हाउस में रॉ के एक एजेंट ने इसे देख लिया तो सीता ने बड़ी बेरहमी से उसे मौत के घाट उतार दिया। रॉ के इस एजेंट ने अपनी जुबान बंद रखने के लिए उसके हुस्न और शबाब से लुत्फ़अंदोज़ होने की रिश्वत मांगी थी, और सीता का कहना था कि वो इसे ये रिश्वत दे भी देती तो वो इसका पीछा न छोड़ता, उसे बार बार ब्लैकमेल करता और फिर किसी भी वक्त उसके बारे में दूसरों को खबर दे सकता था। और फिर जैसलमेर पहुँचते ही वो हंगामे शुरू हो गए थे। उसने कैप्टन गोपाल सिंह से अपना इंतकाम ले लिया था। वो कैप्टन गोपाल को नामर्द करके छोड़ देना चाहती थी ताकि वो जिंदगी भर इस सज़ा को याद रख सके।
सके, लेकिन कैप्टन गोपाल ने फरार होने की कोशिश करके खुद अपनी मौत को दावत दी थी। उसकी लाश हवेली की पिछली तरफ गड्ढा खोद कर दबा दी थी। यहाँ तक तो मामला ठीक था, कैप्टन गोपाल के कत्ल को छुपाया जा सकता था। सुबह चतवंत सिंह को बुला लिया जाता और अगर कोई कैप्टन गोपाल का पूछने आता तो चतवंत सिंह उसे टाल देता और इस तरह हम भी इस हवेली में महफूज रहते। लेकिन कल्पना के आने से मामला बिगड़ गया था। हमने कल्पना को हवेली में पनाह दे दी थी। 2 गुंडे भी इसका पूछते हुए हवेली के फाटक तक आए थे और मैंने उन्हें भगा दिया था। उन गुंडों को भगा देने से हम मुतमईन हो गए थे और यही हमारी गलती थी। अगर हम उसी वक्त कल्पना को कहीं छुपा देते और गंगू को अंदर बुलाकर उसे खुद कल्पना को हवेली में तलाशी का मौका दे देते तो वो यकीनन मुतमईन हो जाता और दोबारा इस तरफ का रुख न करता। लेकिन मैंने पिस्तौल की ज़द पर उसे चले जाने पर मजबूर कर दिया और उसके दिल में शायद ये शुबा जागज़ी हो गया कि कल्पना इसी हवेली में मौजूद है। और फिर रात के आखिरी पहर वो अपने गंजे साथी के साथ हवेली में घुस आया, लेकिन उसे अपने साथी की लाश छोड़कर भागना पड़ा। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।